वेलकम बैक एवरीवन। इस सेशन में हम बात करेंगे जीरो एफआईआर के बारे में। जीरो एफआईआर क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी अवधारणा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एफआईआर होता है नॉर्मली जैसे कि पहले ही होता था। अब इसके थोड़ा हटकर एक नया कानून बन गया है जो कि ईएफआईआर हो गया है, जिसको हम कहते हैं जीरो एफआईआर। कई मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के इच्छुक पीड़ितों को पुलिस अधिकारियों का सामना करना पड़ता है, जो इसे दर्ज करने से इनकार कर देते हैं, जिससे कि अक्सर न्याय में बाधा उत्पन्न होती है। इस समस्या को हल करने के लिए जीरो एफआईआर की अवधारणा शुरू की गई थी। यह किसी भी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देता है, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो। बाद में एफआईआर को जांच के लिए उपयुक्त स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उपयुक्त पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी इस आधार पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार न करे कि अपराध उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर व्यक्ति कहीं विशेष जगह का रहने वाला है, मान के चलिए कि कोई व्यक्ति रहने वाला है ग्रेटर नोएडा का, अब वो किसी कारणवश काम से या बिजनेस से सिलसिले वो दिल्ली के किसी विशेष स्थान पर है, अब उसके साथ कोई घटना होती है तो वो अपना कंप्लेन नोएडा ना होकर अपना कंप्लेंट जहाँ पर घटना हुई होगी वहाँ पर दर्ज करवाएगा। ऐसा नहीं कि वो रहने वाला है नोएडा का, तो जब तक वो नोएडा में जाएगा दर्ज कराएगा तभी काम होगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पर उसके साथ घटना हुई वहाँ भी दर्ज करवा सकता है। अगर घर पे कुछ घटना हुई तो जहाँ है वहाँ पर दर्ज करवा सकता है। इसी के लिए जीरो एफआईआर की उत्पत्ति हुई है, ताकि लोगों को समुचित साधन मिल सके, समाधान हो सके, कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसका सीधा सा बेनिफिट लेडीज़ के लिए है, फीमेल के लिए है। अब इसमें जो है स्टेट ऑफ एपी बनाम पुनाती रामलू के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कोई भी पुलिस अधिकारी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता, और यह कर्तव्य की घोषणा है। क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन के अलावा किसी अन्य पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर के बारे में जानकारी दर्ज की जाती है और अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन को भेज दी जाती है। इस तरह रमेश कुमार बनाम राज्य एनसीटी ऑफ दिल्ली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संबंधित पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली जानकारी के आधार पर मामला दर्ज करने के लिए बाध्य है। अब बात करें, यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो क्या होगा। यदि कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे, इनकार करता है, तो पीड़ित पक्ष की अपराध की जानकारी का खुलासा करते हुए संबंधित पुलिस अधीक्षक को आवेदन कर सकता है। अगर वो एफआईआर दर्ज ही नहीं करा तो आप जीरो एफआईआर के तहत केस दर्ज कराने का प्रयास करिए। अगर वो किसी विशेष क्षेत्र में आप वहाँ से मना कर देता, जिससे किसी थाने पर वो विपक्ष का पहचान है, पकड़ है, अगर वो वहाँ मना कर देता है, वहाँ नहीं हो पाता है, तो आप दूसरे थाने पर जाके जीरो एफआईआर कर सकते हैं। अब इसके हम परिचय की बात कर लेते हैं। तो जीरो एफआईआर जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना तब दर्ज किया जा सकता है जब उसे संज्ञेय अपराध के संबंध में शिकायत मिली है। इस स्तर पर कोई नियमित एफआईआर नंबर निर्दिष्ट नहीं की जाती है। जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद रेवेन्यू पुलिस स्टेशन नई एफआईआर दर्ज करता है और जांच शुरू करता है। इसका उद्देश्य गंभीर अपराधों के पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को बगैर एक पुलिस स्टेशन तो दूसरे पुलिस स्टेशन गए जल्दी और आसानी से शिकायत दर्ज करने में सहायता करना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिकायत दर्ज करने में देरी के कारण बहुत सबूत और गवाहों के साथ छेड़छाड़ न की जाए। इन्हें संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां अपराध हुआ है या जांच की जानी है। अब बात करते हैं कि जीरो एफआईआर का कानूनी आधार क्या है। कानूनी आधार की बात करें तो जीरो एफआईआर जस्टिस वर्मा सीमित की सिफारिश के बाद प्रस्तुत की गई थी, जिसे वर्ष 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार के मामले के बाद स्थापित किया गया था। जीरो एफआईआर का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा समर्थित है। उदाहरण के लिए ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले वर्ष 2014 में एक केस था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब सूचना किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करती है तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकते। ऐसा तब है जब वो मामला संज्ञेय हो। दूसरा है एग्जाम्पल सतविंदर कौर बनाम दिल्ली राज्य मामले वर्ष 1999 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि एक महिला को घटना स्थल के अलावा किसी भी स्थल से अपनी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। ये दो मैटर, पहला मैटर 2014 में ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश और दूसरा मैटर सतविंदर कौर बनाम दिल्ली राज्य 1999 में।
इन सबको बेस मानते हुए जस्टिस वर्मा समिति ने जीरो एफआईआर की उत्पत्ति की, या कह सकते हैं, या फिर उसको कानूनी आधार माना है। अब बात करें कि एफआईआर की, तो एफआईआर जैसे कि सामान्यतः होता है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तैयार किया गया एक लिखित दस्तावेज होता है। यह जांच का पहला प्रक्रिया होता है। अगर जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, इसके लिए ही एफआईआर हुआ है। EFIR या फिर जीरो एफआईआर का प्रावधान ना हुई है कि मान लीजिए कि अगर मना कर देता, आप कहीं और जाके अपना कंप्लेन कर सकते हैं। अब बात आ रही संज्ञेय अपराध क्या होता है और असंज्ञेय अपराध क्या होता है। इसको भी हम शार्ट में जान लेते हैं कि संज्ञेय अपराधों में एक अधिकारी न्यायालय के वारंट की मांग किए बिना किसी संदिग्ध का संज्ञान ले सकता है तथा उसे गिरफ्तार कर सकता है यदि उसके पास विश्वास करने का कारण है। यदि उसके पास विश्वास करने का कारण है कि उसे व्यक्ति ने अपराध किया है और संतुष्ट है कि कुछ निश्चित आधारों पर गिरफ्तारी आवश्यक है, तो इसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अधिकारी को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत की पुष्टि करना आवश्यक है। संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आमतौर पर जघन्य या गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे कि हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी, दहेज इत्यादि। ये सब चीज़ें जो है संज्ञेय अपराध के तौर पे मानी जाती हैं। अब बात करें गैर संज्ञेय अपराध की, तो इन मामलों में पुलिस आरोपी को बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं कर सकती और साथ ही अदालत की अनुमति के बिना जांच शुरू नहीं कर सकती, जैसे कि जालसाजी, धोखाधड़ी, मानहानि, सार्वजनिक उपद्रव आदि। ये सब चीज़ जो है गैर संज्ञेय अपराधों से श्रेणी में आते हैं। तो आशा करते हैं आप जीरो एफआईआर के बारे में समझ पाए। जीरो एफआईआर क्या होता है, इसकी अवधारणा, इसकी उत्पत्ति और 2 मैटर बताए, केस बताए, जो कि अलग अलग एग्जाम्पल में था। पहला था ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2014, दूसरा सतविंदर कौर बनाम दिल्ली राज्य 1999, और हमने संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के बारे में जाना। आशा करते हैं ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत लंबा वीडियो तो नहीं है, लेकिन काम का है। आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।